नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन राजनीति की तपिश बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और पहली बार अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है, कांटे का है, और ये कि इस बार उनकी हार भी हो सकती है। जी हां, आम आदमी पार्टी के अंदर पहली बार वो आत्मविश्वास नहीं है जो 2015 और 2020 में हुआ करता था। सवाल यह है कि इस बार ऐसा क्या हुआ है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हार का डर सता रहा है। देखिए, ये जो हार का डर है ना, उसके लिए खुद अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार है। अब आप समझिए कि कैसे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी जो जमीन बनाई वो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की छवि पर निर्भर रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मतलब आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल। अब आम आदमी पार्टी की समस्या यह है कि पिछले कुछ समय में अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की अपनी छवि काफी खराब हो गई है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के ट्रम्प कार्ड हुआ करते थे। वो हमेशा कहते थे कि वो एक IRS ऑफिसर रहे हैं। अगर उन्हें पैसा कमाना होता तो वो नौकरी में ही रहते और करोड़ों रुपए कमाते। पहले जनता के ऊपर इन बातों का असर तो होता था, लेकिन जब से शराब घोटाले की खबर सामने आई, ये शीश महल का मामला सामने आया, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब देखिए, शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल खुद गिरफ्तार हुए और उन्हें 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा। जी, कट्टर ईमानदार नेता को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। केजरीवाल के सिपह सालार और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में 17 महीने से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया और वे अभी जमानत पर बाहर हैं। एक अन्य पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल जाना पड़ा, लंबे समय तक जेल में रहे। अब अरविंद केजरीवाल, जिनकी छवि आम आदमी पार्टी के लिए एक ट्रम्प कार्ड था, वो छवि शराब घोटाले में उनका नाम आने के बाद एक तरह से कहें तो धूमिल हो गई है। और आम आदमी पार्टी कोई आइडियोलॉजी वाली पार्टी तो है नहीं। इस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उनका बस एक ही वादा था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और एक ईमानदार सरकार देंगे। लेकिन खुद केजरीवाल के 6 महीने जेल में रहने के बाद इस दावे की तो हवा निकल गई है और उनकी कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी जेल की हवा खा चुके हैं। तो अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का भरोसा करेगी, ऐसा तो लगता नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल अपनी सफाई में ये जरूर कहते हैं कि झूठे मामले में भाजपा ने उनको और उनके सहयोगियों को जेल भेजा। भाई, लेकिन उनके विरोधियों का तर्क ये है कि अगर उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया और उनके खिलाफ केस इतना ही कमजोर था तो फिर उन्हें 6 महीने जेल में क्यों रहना पड़ा? मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में क्यों रहना पड़ा? कोर्ट ने उन्हें पहले ही बेल क्यों नहीं दे दिया? इतने लंबे समय तक उन्हें जेल में क्यों रहने दिया? जाहिर है कि मामला इतना कमजोर नहीं है जितना केजरीवाल दावा कर रहे हैं। और केजरीवाल को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दिया, लेकिन इतने सारे कंडीशन लगा दिए कि केजरीवाल एक अलग ही चक्रव्यूह में फंस गए। कोर्ट ने बेल देते वक्त जो कंडीशन लगाया है, अब उसके मुताबिक केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, उस वक्त की बात कर रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब उनको बेल मिला था, न वो दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं और न ही किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं। अब ये कंडीशन इतने सख्त हैं कि केजरीवाल का मुख्यमंत्री होना नहीं होना बराबर ही था। अब मुख्यमंत्री की सारी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, गाड़ी बंगला सब उनको मिलेगा, मगर मुख्यमंत्री की जो शक्ति होती है वो उनके पास नहीं होगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री की क्या वैल्यू होगी? केजरीवाल भी इस बात को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने जेल से छूटने के कुछ ही दिनों बाद इस्तीफा दे दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव जीतती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे, आतिशी सिर्फ एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है और अगर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की तो फिर वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत भी जाती है तो भी अरविंद केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री बनना अब संभव नहीं लग रहा, क्योंकि यह बिल्कुल अर्थहीन होगा। चुनाव जीतने से बेल कंडीशन
जिन कंडीशंस पे अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है वो तो खत्म नहीं हो जाएगा ना, वो बेल कंडीशन तो बना रहेगा। अब केजरीवाल के ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाने का, दिल्ली सचिवालय नहीं जाने का, किसी फाइल पर साइन नहीं करने का जो प्रतिबंध है वो तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो यदि देखा जाए तो केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री बनने के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी जाती है तो भी केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री बनना अब संभव नहीं होगा। हाँ, अगर वो सिर्फ गाड़ी बंगला के लिए फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। उनकी ये जो कट्टर ईमानदार वाली जो उनकी छवि बनाने का उनका जो प्रयास रहता है, उनका जो दावा रहता है, वो और भी ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा। वैसे ये स्थिति तब आएगी जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। अभी के जो हालात हैं उसमें आम आदमी पार्टी को 2015 के बाद पहली बार हार का डर सता रहा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। केजरीवाल और पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के लगे गंभीर आरोप हैं। शराब घोटाला है, शीश महल का मामला है, और इन सब के अलावे और भी मामले हैं, जैसे स्वाति मालीवाल का मामला है। अब स्वाति मालीवाल इन्हीं की पार्टी की नेता थी, राज्यसभा में सांसद थी। अब स्वाति मालीवाल ने जिस तरह के आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री के आवास पर और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, मतलब उस मौके पर तो नहीं लेकिन उस बिल्डिंग में, मुख्यमंत्री निवास में, स्वाति मालीवाल का दावा है कि मुख्यमंत्री मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उनके ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल की पिटाई होती है। और पिटाई कौन करता है? उनका पीए करता है विभव। यह स्वाति मालीवाल का आरोप है और इस आरोप में विभव जेल भी जाते हैं। और आप याद कीजिए जो वीडियोज आए थे, जो पिक्चर्स आए थे, जिसमें कि स्वाति मालीवाल दिखा रही थी कि उनको चोट लगा है, किस तरह से वो परेशान थी और किस तरह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, वो पुलिस के बाद में गई। देखिए, मामले में पुलिस की जांच चल रही है और उसमें क्या निष्कर्ष होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी की सांसद जो इतनी करीबी हुआ करती थी अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगाए। और ऐसे आरोप लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल का हालचाल भी नहीं पूछा, उनको ये भरोसा भी नहीं दिलाया कि चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारे साथ न्याय होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये तो उनको कहना चाहिए था, क्योंकि स्वाति मालीवाल इतने करीब रही थी उनके साथ लंबे समय से काम कर रही थी। और अगर इसमें इस दावे में कितनी सच्चाई है नहीं है वो तो जांच का विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा रहना चाहिए था, जो वो नहीं रहे। और बाद में ये देखा गया कि जिनके ऊपर ये मारपीट करने का आरोप था विभव, उनके साथ वो एयरपोर्ट पे देखे गए। तो इसकी वजह से भी आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई है, खासकर महिलाओं में इसका बढ़िया रिएक्शन नहीं किया है। अब देखिए, उसके बाद शीश महल का मामला है, जो मुख्यमंत्री आवास का मामला है, जिसपे इतने करोड़ों रुपए खर्च किए गए, 35-40 करोड़, भाजपा तो कहती है 75-80 करोड़ खर्च हुआ, जबकि जो शुरुआती एस्टीमेट था वो 6-7 करोड़ का था। चलिए, वो भी एक जांच का विषय है, लेकिन पॉलिटिक्स ऑप्टिक्स का खेल होता है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि हमें गाड़ी, बड़ा बंगला, ये सब नहीं चाहिए, और ये ऐसा मुख्यमंत्री का निवास बनाया गया जिसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कर्टन्स जो हैं, महंगे सोफ़ा हैं और टॉयलेट है, पता नहीं क्या क्या है उसमें। अब वो कितने का है नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स, जैसा मैंने कहा, ऑप्टिक्स बहुत मायने रखता है। और उस ऑप्टिक्स के गेम में अरविंद केजरीवाल को भारी नुकसान हुआ है। शीश महल के मामले में, शीश महल का जो आरोप लगा उनके ऊपर कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, एक अय्याशी वाला जो मुख्यमंत्री निवास है ऐसा उन्होंने बनवाया, ये जो आरोप लग रहे हैं, अब ये कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मैंने कहा, पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट होता है, और उस ऑप्टिक्स के गेम ने अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब उसके बाद देखिए, अभी मीडिया में एक सीएजी की रिपोर्ट है वो लीक हो गई है, जो शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। अब उस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि उनकी गलत एक्साइज पॉलिसी की वजह से 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है, रेवेन्यू लॉस हुआ है। ये मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट लीक हुई है। हालांकि अभी तक ये जो सीएजी रिपोर्ट है वो टेबल नहीं हुई ऑफिशियली, लेकिन जो लीक्स आ रहे हैं, और फिर मैंने कहा आपको कि सब ऑप्टिक्स का गेम है। अभी मीडिया में लीक आया है कि 2026 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है। जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी एक्चुअली, तब सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, इन सारी चीज़ों से, स्वाति मालीवाल का केस है, शीश महल का मामला है, शराब घोटाला है, उसके बाद ये जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, इन सब की वजह से केजरीवाल की जो अपनी छवि थी कट्टर ईमानदार होने की, और आम आदमी पार्टी की जो छवि थी कि भाई ये ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार से लड़ने आई है,
इसका भारी नुकसान हुआ है। और इन सबके बीच जो सबसे बुरी खबर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आई वो ये थी कि कांग्रेस इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वैसे तो इंडी गठबंधन पूरे देश में बिखर रहा है, टूट रहा है। आप देख रहे हैं दिल्ली में तो वैसे भी ये बिखर ही चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में तो दोनों पार्टियां साथ में लड़ी थी, लेकिन इस बार वो अलग अलग लड़ रही हैं। अलग ही नहीं लड़ रही हैं, कांग्रेस इस बार पूरा ताल ठोक रही है। वो कह रही है कि इस बार तो हम केजरीवाल को छोड़ेंगे नहीं। इस बार कांग्रेस की जो तैयारी दिख रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई वो लड़ने के मूड में है। और ये सब देखकर केजरीवाल खासे परेशान दिख रहे हैं। केजरीवाल क्यों परेशान है भाई? देखिए, दिल्ली में कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब है आम आदमी पार्टी की ताकत घटना। क्यों? क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे मजबूत हुई? वो मजबूत इसीलिए हुई कि उसने कम से कम 2 पार्टियों का वोट छीन लिया, जिसमें से मूल रूप से कांग्रेस का वोट और बहुजन समाज पार्टी का वोट। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से मुसलमानों का वोट छीना और कांग्रेस के साथ जो दलित वोट थे, दलितों का जो तबका कांग्रेस के पास था वो भी छीन लिया। और दलितों का जो कुछ बचा कुचा बहुजन समाज पार्टी का था वो बहुजन समाज पार्टी से भी छीन लिया। तो ये कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में जो नुकसान हुआ उसी का फायदा हुआ आम आदमी पार्टी का। तो अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो निश्चित रूप से नुकसान किसका होगा? क्योंकि हकीकत तो यही है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को मिटाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम किया। पहले कांग्रेस की बात करते हैं। अब देखिए, केजरीवाल ने दिल्ली तो कांग्रेस से ही छीनी थी ना 2013 में। भाजपा तो कांग्रेस से लगातार 3 बार हार रही थी। 1998, 2003 और फिर 2008 में लगातार कांग्रेस के हाथों भाजपा की हार हुई। अब 2013 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 28 सीटें जीत ली। 28। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत था 29.49, लगभग 30%। कांग्रेस 2013 में सिर्फ 8 सीट जीत पाई, लेकिन तब भी उसका वोट प्रतिशत था 24.55, तकरीबन 25% के आसपास। मतलब उस वक्त भी कांग्रेस के पास अच्छा खासा वोट बैंक था। कब? 2013 में। अब 2013 में केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब ये वही केजरीवाल थे जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वे कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाया और सरकार बनाई। ये और बात है कि 49 दिन ही सरकार चली और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद 2015 में जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत लीं और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। अब जरा वोट प्रतिशत देखिए। 2015 में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़कर 54.34% हो गया, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर 10% से भी कम हो गया। मतलब आम आदमी पार्टी के वोट में जहां 24% की बढ़त हुई, वहीं कांग्रेस के वोट में लगभग 15% की कमी हो गई। जाहिर है ये 15% कांग्रेस से छिटक कर आम आदमी पार्टी की ओर चले गए। मतलब ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को 24% वोट का जो फायदा हुआ उसमें से 15% तो कांग्रेस के समर्थक थे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का वोट भी छिटक गया। 2013 में बहुजन समाज पार्टी को तकरीबन 5.35% वोट मिला था, लेकिन 2015 में ये घटकर 1.3% रह गया। मतलब लगभग 4%, उससे भी ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वो घट गया और वो सब आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। मतलब आप देख सकते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मजबूत होने के पीछे मूल रूप से कांग्रेस का कमजोर होना था। उसके अलावा बसपा और दूसरी छोटी छोटी पार्टियों का वोट भी आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया। अब 2020 में कांग्रेस का वोट जो है वो जो 2015 में 10% से कम था, एग्जैक्टली वो 9.7% था, उससे भी नीचे चला गया। 9.7% से घटकर 2020 में कांग्रेस का वोट रह गया 4.26%। कांग्रेस ने 66 कैंडिडेट खड़े किए थे, उनमें से 63 की जमानत जब्त हो गई। हारना तो छोड़िए, जमानत जब्त हो गई। तो 2015 और 2020 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के बहुसंख्यक वोटर्स आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए, खास करके मुस्लिम वोट और जो दलित वोट थे। आप सोच सकते हैं कांग्रेस की कैसी दुर्गति हो गई दिल्ली में।
इसी तरह से बसपा भी बर्बाद हो गई। अब देखिए बसपा का वोट प्रतिशत देखिए, 2013 में 5.35%, घटकर 2015 में हो गया 1.3%, और 2020 में तो 1% से भी कम हो गया, 0.71%। ये बसपा का वोट था। मतलब कांग्रेस और बसपा का पूरी तरह से सफाया करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी जमीन बनाई। अब इस बार कांग्रेस ने यह मन बनाया कि वो केजरीवाल की घटती लोकप्रियता और धूमिल पड़ती छवि का पूरा फायदा उठाएगी और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं, और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए थे, तो संदीप दीक्षित को खड़ा कर दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और फिर जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ वहां भी एक दमदार नेता कहें तो खड़ा कर दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के ताजदार बाबर के बेटे हैं फरहद सूरी, उनको टिकट देकर मुकाबले को वहां भी रोचक बना दिया। अब इसी तरह से कालका जी से अलका लांबा को टिकट देकर आतिशी को चुनौती देने की कोशिश की। अब जैसे ही केजरीवाल ने यह देखा कि कांग्रेस पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, वो परेशान हो गए। अब उसकी एक खास वजह यह है, मुस्लिम वोटों का डर अरविंद केजरीवाल के अंदर समा गया। अब देखिए, मुस्लिम वोटरों का झुकाव पूरे देश में कांग्रेस की तरफ हो रहा है। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो पूरे देश में हो रहा है। एक बार फिर से मुस्लिम वोटर जो हैं वो कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आरोप भी लगाती रही है कि कांग्रेस जो है वो नई मुस्लिम लीग बन गई है, क्योंकि वो मुस्लिमों के तुष्टीकरण को ही उसने अपनी मुख्य नीति बना ली है। खैर, आरोप जो भी लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो रहा है। अब ये देख करके अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि अगर दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हो गया, अगर मुस्लिम कांग्रेस की तरफ चले गए, तो फिर तो आम आदमी पार्टी की लुटिया डूब जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इसको भांप लिया था। इसीलिए उन्होंने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को उसकी ताकत से कहीं ज़्यादा सीटें दे दी, और उसका फायदा भी हुआ, क्योंकि मुस्लिम वोट बंटा नहीं और सपा गठबंधन को शानदार जीत मिली। अगर अखिलेश ऐसा नहीं करते तो मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता था, और इसका नुकसान दोनों को होता, कांग्रेस को भी होता और समाजवादी पार्टी को भी होता। ये क्रेडिट आपको अखिलेश यादव को देना पड़ेगा। वो ये समझ गए थे, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को उसकी ताकत से ज़्यादा सीटें दे करके कम से कम ये इंश्योर किया कि मुस्लिम वोटों में बिखराव ना हो। अब देखिए, हर कोई जानता है कि मुसलमानों की पहली प्राथमिकता भाजपा को हराना है, और वो उसे ही वोट देंगे जो भाजपा को हराने में सबसे ज़्यादा सक्षम दिखेगी। अगर उन्हें जरा सा भी ये आभास हो गया कि कांग्रेस भाजपा को हराने की स्थिति में है, सरकार बनाने की स्थिति में है, तो पूरे देश में जो ट्रेंड दिख रहा है ना, वो दिल्ली में भी दिख सकता है, और कांग्रेस की तरफ मुसलमान मुड़ सकते हैं। और अगर मुसलमान छिटक गए तो इसका असर फिर दलित वोटों पर भी पड़ सकता है। वो भी वापस कांग्रेस की तरफ लौट सकते हैं, क्योंकि हर कोई जीतने वाली पार्टी को वोट देना चाहता है, कोई भी अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता। और इसी बात से केजरीवाल की नींद उड़ गई है। अब देखिए, उनकी नींद इस तरह उड़ी, वो इतने घबरा गए कि उन्होंने कांग्रेस को धमकी दे दी कि वो उसे इंडिया गठबंधन से बाहर करवा देंगे। भाई, जब अजय माकन ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, केजरीवाल की जगह फर्जीवाल कह दिया, तो अरविंद केजरीवाल भड़क गए। उन्होंने कहा कि या तो अपने आरोप वापस लो या हम कांग्रेस को बाहर निकलवा देंगे। अब ये कहते हैं कि केजरीवाल ने इंडिया ग्रुप के कई नेताओं को फोन करके कहा कि आप राहुल गांधी को समझाएं कि भाई, अगर कांग्रेस हमारे ऊपर ऐसे ही हमला करेगी और इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, तो फिर तो नरेंद्र मोदी दिल्ली में जीत जाएंगे, और हम लोगों का ये जो एजेंडा है मोदी को हराने का, ये अधूरा रह जाएगा। आप याद कीजिए, अजय माकन केजरीवाल के खिलाफ एक देशद्रोही करार देने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते थे, जो उनको रद्द करना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से केजरीवाल और उनकी पार्टी को कांग्रेस से डर लगने लगा है। जैसा मैंने पहले कहा, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, स्वाति मालीवाल की तथाकथित पिटाई, शीश महल स्कैंडल, और फिर सीएजी की रिपोर्ट, इन सब से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हालत पहले से ज़्यादा खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। और अब अगर मुस्लिम वोट भी छिटक गया तो फिर केजरीवाल को हारने से
कोई नहीं बचा सकता। अब देखिए, फ्री बिजली और फ्री पानी के बाद अब महिलाओं को 2100 रुपये देने की भी बात आम आदमी पार्टी ने किया है, केजरीवाल ने किया है। वैसे मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को इसका फ़ायदा हुआ है, महिलाओं को इस तरह की आर्थिक मदद का फ़ायदा उन सरकारों को हुआ है। लेकिन केजरीवाल का मजाक तो तब बना जब उन्होंने महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की कि भाई इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू कर देते हैं, 2100 की स्कीम के लिए। अब हुआ क्या कि उनकी अपनी सरकार के ही अधिकारियों ने इसके खिलाफ विज्ञापन छपवा दिया कि ये सब गलत है, ऐसी कोई स्कीम तो सरकार की है ही नहीं, और जो इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती थी। एक तरफ केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम ये स्कीम शुरू करने जा रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराओ, और उनकी ही सरकार के जो अधिकारी हैं वो उनके खिलाफ खुल करके सामने आ जाते हैं। अब देखिए, केजरीवाल के विरोधियों का तो ये कहना है कि हार के डर से घबराए हुए केजरीवाल अब सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं। पिछले 13 साल में पहली बार केजरीवाल इतने परेशान दिख रहे हैं, हार के डर से भयभीत दिख रहे हैं। उन्हें डर है कि कांग्रेस उनका खेल बिगाड़ सकती है। अगर कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा और अपने परंपरागत मुस्लिम और दलित वोटों का विश्वास जीतने में वे कामयाब हो गए तो फिर केजरीवाल के लिए वाकई मुश्किल हो जाएगी और आम आदमी पार्टी का तीसरी बार सत्ता में लौटना मुश्किल हो जाएगा। मतलब तीसरी बार लगातार। वैसे तो 2013 में भी सत्ता में थे, उसके बाद 2015 और 2020, लेकिन ये अगर इस बार जीत जाते हैं तो तीसरी बार लगातार वो सत्ता में आएंगे, लेकिन इस बार ये मुश्किल लग रहा है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो इस बार सरकार बनाने को लेकर काफ़ी उत्साहित दिख रही है। अब देखिए, बात यह है कि भाजपा का जो वोट है वो 32 से 38% के बीच में वो फ्लक्चुएट करता रहता है, वो एक तरह से इसके बीच में झूलता रहता है। एक सब्सटैंशियल वोट परसेंटेज है भाजपा का दिल्ली में, जो अपनी जगह पे स्थिर है। अब 2013 में जब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे 32 सीटें मिली थी, तो उसका वोट परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा था, 33%। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। और उसी 2013 में आम आदमी पार्टी को 29.5% वोट मिले थे, कांग्रेस को 24.6% वोट मिले थे। 2015 आ जाइए, 2015 में जब बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, उस वक्त भी उसका वोट परसेंटेज 32.19% था। भले सीट 3 मिली हो, लेकिन वोट परसेंटेज 32.19% था। और 2020 में जब पार्टी को 8 सीटें मिली तो उसका वोट प्रतिशत बढ़कर तकरीबन 6% से भी ज़्यादा बढ़ा और वो 38.51% हो गया। जी, 38.51% भाजपा का वोट था 2020 में, भले पार्टी को 8 सीटें ही मिली। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा का वोट 32% के ऊपर ही रहा है 2013 से, जो कि एक ठीक ठाक वोट प्रतिशत है किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए। अब भाजपा के लिए समस्या ये थी कि कांग्रेस, बसपा और अन्य छोटी छोटी पार्टियों के बिल्कुल खत्म हो जाने की वजह से और इनके वोटरों के ज़्यादातर आम आदमी पार्टी की तरफ झुक जाने से आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत एकाएक 50% के ऊपर चला गया और केजरीवाल की पार्टी मुकाबले में बहुत आगे निकल गई। तो जैसा मैंने कहा कि इतना तय है कि अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है और उसके मुस्लिम और दलित वोटर एक बार फिर से उसकी तरफ आते हैं तो भाजपा एक बार फिर से सरकार बना सकती है। पिछले चुनावों में जैसा मैंने आपको बताया, पार्टी को 38% वोट मिले थे। अगर मुकाबला त्रिकोणीय बन जाता है तो इतने वोट से भी भाजपा सरकार बना सकती है, पार्टी को विधानसभा में बहुमत मिल सकता है। दरअसल भाजपा के साथ एक समस्या ये भी है कि लंबे समय से दिल्ली में इसका कोई प्रभावशाली चेहरा नहीं रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के दम पर भाजपा लोकसभा चुनाव तो जीत जाती है, स्वीप कर जाती है, लेकिन विधानसभा में वही प्रदर्शन दोहरा नहीं पाती है। और याद से नहीं, 1998 से ही चल रहा है। मैं आपको 1998 की बात बताता हूँ। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 में से 6 सीट जीत ली। करोल बाग सीट से कांग्रेस की एकमात्र विजेता मीरा कुमार थी। मतलब कांग्रेस एक ही सीट जीत पाई थी और वो सीट थी करोल बाग की सीट, जहां से मीरा कुमार जीती थी। यहां तक कि शीला दीक्षित वो भी पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के लाल बिहारी तिवारी से हार गई थी। ये दूसरी बात है कि उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में, अब देखिए उसी साल तकरीबन नवंबर में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने 70 में से 52 सीटें जीत ली
और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बन गई। वही शीला दीक्षित जो ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का चुनाव हार गई थी और आगे चल करके शीला दीक्षित 15 साल तक लगातार उस पद पर रही। मतलब 1998 में भी लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 7 में से 6 सीट मिली, सिर्फ 1 सीट वो हारी थी, जो सीट मीरा कुमार जीती थी। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस 70 में से 52 सीटें जीत गई और फिर शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। तो दिल्ली में भाजपा के साथ ये लंबे समय से हो रहा है, लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन और विधानसभा में बुरा प्रदर्शन, ये 1998 से ही चल रहा है। अब देखिए 2014 से लगातार भाजपा दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें जीत रही हैं। 2024 में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी था, फिर भी भाजपा फिर से 7 सीट जीत गई और उसका वोट प्रतिशत भी 50% से ज़्यादा था। मतलब आसान मुकाबला था भाजपा के लिए, क्योंकि मोदी का चेहरा काम कर रहा था, मोदी के चेहरे पर वोट मिला, 50% से ज़्यादा वोट मिला। समस्या यह है कि दिल्ली में स्थानीय स्तर पर भाजपा के पास कोई वैसा प्रभावशाली चेहरा नहीं है। सवाल है कि अगर भाजपा दिल्ली का चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक नेता ऐसा है जिस पर भाजपा दांव खेल सकती है, मेरी समझ से, और वो नेता हैं प्रवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं। अब आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में भाजपा जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही मुख्यमंत्री का चुनाव करती है, चाहे वो हरियाणा में नायब सिंह सैनी हो, मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो या फिर राजस्थान में भजनलाल शर्मा हो। भाजपा ने हर मुख्यमंत्री के चुनाव में जातीय समीकरण को ध्यान में रखा और तब निर्णय लिया। अब दिल्ली भाजपा में पंजाबी कम्युनिटी एक समय काफ़ी पावरफुल होती थी, लेकिन अब उनमें से अच्छी खासी संख्या आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ गई है। अब भाजपा के भीतर कुछ लोगों का यह विचार है, जिससे मैं भी सहमत हूं, कि पार्टी इस बार प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री का कमान सौंप सकती है अगर पार्टी जीतती है तो, अगर पार्टी को बहुमत मिलता है तो। अब जैसा मैंने कहा, आप सब जानते हैं प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं। अब एक अनुमान यह है कि दिल्ली में जाट समुदाय लगभग 8 से 10% के बीच में है, जो एक बड़ी संख्या है। और जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रवेश वर्मा पर भाजपा दांव खेल सकती है। उनको मुख्यमंत्री बनाकर दरअसल भाजपा एक तीर से 2 शिकार कर सकती है। एक तो दिल्ली में उसे एक युवा चेहरा मिल सकता है, एक ठीक ठाक वोट प्रतिशत वाले समुदाय से वो अपना मुख्यमंत्री चुन सकती है। दूसरे, प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का फायदा ये हो सकता है कि जाट समुदाय के साथ भाजपा का ये जो रिश्ता है ना, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाला, जो किसान आंदोलन के बाद काफ़ी बेरुखा हो गया है, वो सुधर सकता है। किसान आंदोलन के बाद जाट समुदाय में नाराजगी देखने को मिलती है भाजपा को लेकर के, लेकिन अगर प्रवेश वर्मा को भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है तो ये रिश्ते सुधर सकते हैं। और इसका फायदा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं होगा, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है, खास करके हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में ये रिश्ते सुधर सकते हैं। प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा जाटों के साथ अपने रिश्तों को सुधार सकती है। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा वर्ग है जो ऐसा मानता है, और अगर जाट भाजपा के साथ आ गए तो दिल्ली के अलावा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भाजपा को भारी फायदा हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि एक तीर से 2 शिकार कर सकती है भाजपा। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल भी इस बात को समझते हैं। पिछले 2 चुनावों में केजरीवाल को जाट बहुल क्षेत्रों में अच्छी खासी सफलता मिली थी। जैसे ही भाजपा ने प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव में उतारा, केजरीवाल को यह डर हो गया कि जाट वोट उनके हाथ से खिसक सकता है। पहले तो उन्होंने प्रवेश वर्मा के खिलाफ वोटरों को पैसे बांटने के आरोप लगाए, उसके बाद जाटों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और कहा कि उनको ओबीसी कम्युनिटी में शामिल किया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए ओबीसी कम्युनिटी में शामिल करके। अब देखिए, वो इतने डर चुके हैं कि उन्होंने हनुमान बेनीवाल का भी समर्थन ले लिया है। मतलब जाट वोट के खिसकने का खतरा उनको साफ दिख रहा है। पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उस प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जो वोटरों को पैसे से लुभा रहा है। अब उन्होंने यही बात रमेश विधुड़ी के लिए भी कही है। तो ये तो उनका एक तरीका है आक्रमण का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, या भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को, नेताओं को डिस्क्रेडिट करने का। लेकिन ये जाट वोट खिसकने का जो खतरा उनको है, ये एक वास्तविक खतरा है।
और वाकई अरविंद केजरीवाल को इसका डर है? हनुमान बेनीवाल से जो उन्होंने समर्थन लिया है वो भी इसकी तरफ इशारा करता है। खैर, प्रवेश वर्मा के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े होने से मुकाबला रोचक हो गया है। जैसा मैंने आपको कहा, केजरीवाल की अब वो पहले वाली छवि तो रही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिशें लगाई हैं उसके बाद उनका फिर से मुख्यमंत्री बनना भी संभव नहीं लगता। भले वो ये कह रहे हों कि चूंकि ये चुनाव उनके नाम पर लड़ा जा रहा है इसलिए वही मुख्यमंत्री होंगे। सच्चाई यही है कि जनता की नज़र में उनका ग्राफ गिरता हुआ साफ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में उनके सामने स्वयं अपनी सीट बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। प्रवेश वर्मा उन्हें कड़ी चुनौती तो देंगे ही। अगर संदीप दीक्षित कांग्रेस के परंपरागत वोटरों को फिर से अपनी तरफ लाने में सफल हो गए, पूरी तरह से नहीं तो 25-30% भी अगर आ जाते हैं, तो केजरीवाल ये चुनाव हार सकते हैं और प्रवेश वर्मा जीत सकते हैं। और अगर प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हरा देते हैं तो वो एक जायंट किलर के रूप में उभरेंगे और फिर भाजपा के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाना और भी तर्कसंगत हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा, दिल्ली में जाट मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा एक तीर से दो शिकार कर सकती है, कई शिकार कर सकती है। वैसे अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।